राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने वनवासी क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ किया। वनवासी कल्याण परिषद के नाम से भोले भाले वनवासियों को लोभ और लालच के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य का लोभ दे करके और उनका मतांतरण किया जा रहा था। ऐसे समय में वनवासी कल्याण आश्रम ने शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ में सनातन के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव है उसको बनाए रखने के प्रयत्न, धर्म पर अड़िग रहने के प्रयत्न हुए। जब ये ध्यान में आया कि ट्यूबरक्लोसिस, चेस्ट मतलब फेफड़े की टीबी ये बहुत बड़ी मात्रा में है, तो वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा सर्वे करा करके, और वो जो रेट बहुत हाई थी उसके कई कारण थे। वो उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती थी, उपलब्ध होती थी तो ड्रॉप आउट, दवाइयाँ रेगुलर नहीं लेते थे और उनको पोषण भी ठीक नहीं मिलता था। इन सब को ठीक प्रकार से योजना पूर्वक करके, और आज से कोई 15 साल 20 साल पहले ही पूरे कोटड़ा क्षेत्र में कोई ट्यूबरक्लोसिस चेस्ट नहीं है। इस प्रकार का यह वहाँ वनवासी कल्याण परिषद के प्रयत्नों से इस प्रकार का संभव हो सका। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान का यह जो एनएमओ जिसको बोलते हैं, उसके संगठन के डॉक्टर्स प्रति वर्ष 2 बार वनवासी क्षेत्रों के अंदर के क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर चिकित्सा शिविर लगाते हैं। वहां पर जागरूकता के कुछ विषयों पर, स्वच्छता है, भोजन कैसे बनाना, उसके पौष्टिक तत्वों को कैसे बनाए रखना, ऐसे विभिन्न विषयों पर जागरूकता करने का काम भी स्वास्थ्य से संबंधित और चिकित्सा सेवाएं भी वहां देते हैं। घुमंतु समाज के कुछ लोगों को पुजारी का ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा। और उनको कुछ मंदिरों में स्थापित किया गया है। वो मंदिर के पुजारी होंगे, वो पूजा करेंगे। तो ये संघ की तरफ तो ये संघ की घुमंतु जो कार्य देखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है संवाद और सनातन भारत महासंघ के प्लेटफॉर्म पर। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है संघ के बेहद खास और संघ से बचपन से जुड़ाव रखने वाले संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे आदिवासियों के लिए संघ यानी कि आरएसएस क्या करता है। तो सर, आप बचपन से अपना जुड़ाव रखते हैं आरएसएस के साथ, तो आदिवासियों के लिए संघ क्या कर रहा है, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए संघ क्या करता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने वनवासी क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ किया, वनवासी कल्याण परिषद के नाम से। तो उस समय स्थितियां ये थी कि भोले भाले वनवासियों को लोभ और लालच के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य का लोभ दे करके और उनका मतांतरण किया जा रहा था। ऐसे समय में वनवासी कल्याण आश्रम ने वनवासी क्षेत्रों में संपूर्ण देश भर में काम प्रारंभ किया और प्रमुख रूप से उनके काम शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ में सनातन के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव है उसको बनाए रखने के प्रयत्न, धर्म पर अड़िग रहने के प्रयत्न हुए और उनको स्वावलंबी बनाने के प्रयत्न भी हुए। जैसे राजस्थान के वनवासी क्षेत्र में स्वावलंबन की दृष्टि से जो वनवासियों का, आदिवासियों का के द्वारा सीताफल यह जो प्रोडक्शन उसका होता था, उसको औने पौने दाम पर लोग शोषण करते थे उनका खरीद करके। तो उनकी एक सोसाइटी बना करके और उसके बाद में जब बेचना प्रारंभ हुआ तो उनका 3-4 गुना से भी ज्यादा अधिक नफा उनको यह मिलने लगा। ऐसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में सर्वेक्षण करने के पश्चात जब यह ध्यान में आया कि ट्यूबरक्लोसिस, चेस्ट मतलब फेफड़े की टीबी ये बहुत बड़ी मात्रा में है, तो वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा सर्वे करा करके, और वो जो रेट बहुत हाई थी उसके कई कारण थे। वो उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती थी, उपलब्ध होती थी तो ड्रॉप आउट, दवाइयाँ रेगुलर नहीं लेते थे और उनको पोषण भी ठीक नहीं मिलता था। इन सब को ठीक प्रकार से योजना पूर्वक करके, और आज से कोई 15 साल 20 साल पहले ही पूरे कोटड़ा क्षेत्र में कोई ट्यूबरक्लोसिस चेस्ट नहीं है। इस प्रकार का यह वहाँ वनवासी कल्याण परिषद के प्रयत्नों से इस प्रकार का संभव हो सका। बहुत ही बड़े लेवल पर काम चल रहा है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर शिक्षा के भी बहुत केंद्र हैं, विद्यालय भी हैं और एकल विद्यालय भी हैं वनवासी क्षेत्रों में।
जहाँ पर संस्कार की शिक्षा दी जाती है और यह जो स्कूली जो पाठ्यक्रमों की शिक्षा है वो भी दी जाती है, ऐसे देश भर में लगभग 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय हैं जी। जो विभिन्न प्रकार के शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित प्रकल्पों को संचालित करते हैं। ऐसे ही एलोपैथिक डॉक्टरों का एक संगठन है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन जी। राजस्थान का यह जो NMO जिसको बोलते हैं, उसके संगठन के डॉक्टर्स प्रति वर्ष 2 बार वनवासी क्षेत्रों के अंदर के क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर चिकित्सा शिविर लगाते हैं। वहां पर जागरूकता के कुछ विषयों पर, स्वच्छता है, भोजन कैसे बनाना, उसके पौष्टिक तत्वों को कैसे बनाए रखना, ऐसे विभिन्न विषयों पर जागरूकता करने का काम भी स्वास्थ्य से संबंधित और चिकित्सा सेवाएं भी वहां देते हैं। और जो ऐसे रोगी होते हैं जिनको लंबे समय तक चिकित्सा की आवश्यकता है, उनको उदयपुर और आसपास के बड़े शहरों में उनकी व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए की जाती है जी। ये तो हुई सर आदिवासियों से जुड़ी हुई बात। मैं घुमंतु के लिए भी जानना चाहूंगी कि उनके लिए क्या कर रहा है संघ। अपने देश में बहुत बड़ा घुमंतु समाज है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 8 करोड़ की यह संख्या है संपूर्ण देश भर में। और ये ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल जातियां ऐसा घोषित कर दिया जी। और वह वृत्ति हमारे स्वाधीनता के पश्चात भी चलती रही। पिछले कुछ वर्षों से, अनौपचारिक रूप से तो बहुत समय से चल रहा है, पिछले कुछ वर्षों से घुमंतु समाज के बीच में संघ का काम प्रारंभ हुआ है। बड़ी मात्रा में उनके छात्रावास, उनके बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास, राजस्थान में ऐसे 13 छात्रावास चल रहे हैं। संपूर्ण देश भर में तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और उनको इस देश के साथ, समाज के साथ, समाज की मुख्य धारा में लाना, उनके सब प्रकार के यह जो भारतीय नागरिक के कार्ड वगैरह होते हैं वो बनवाना और शासन के द्वारा जो जो कुछ सहायताएं मिल सकती है उनको वो कराना, उनमें शिक्षा का संचार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और हिंदू समाज की मूल धारा में उनको जोड़ना, इसके प्रयत्न हो रहे हैं। राजस्थान के शासन ने भी उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं की है। कुछ स्थानों पर तो उनको जमीनें भी आवंटित की गई है। ऐसे बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं, क्योंकि 8 करोड़ का समाज यह यदि कमजोर रहता है तो अपना देश विकसित कैसे होगा। इसलिए उन सबका भी प्रयत्न करना यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ किया है। और समाज का महती सहयोग इसमें सब प्रकार के कामों में चल रहा है। जयपुर में तो घुमंतु समाज के कुछ लोगों को पुजारी का ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा। और उनको कुछ मंदिरों में स्थापित किया गया है। वो मंदिर के पुजारी होंगे, वो पूजा करेंगे। तो ये संघ की तरफ तो ये संघ की घुमंतु जो कार्य देखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। बहुत सारे घुमंतु समाज के लोगों ने तो राजस्थान में, विशेषकर जयपुर में, एक बार सर्व समाज के साथ में बैठ करके उनका हवन का कार्यक्रम हुआ तो उनके आंसू आ गए। उन्होंने कहा हमने जीवन में पहली बार हवन किया है। तो इस प्रकार का ये परिवर्तन समाज की सज्जन शक्ति को साथ में लेकर के संघ के कार्यकर्ता इसमें सब लगे हुए। बहुत ही गहराई से आपने बताया सर इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन आपको नहीं लगता कि आदिवासी समाज हो या फिर ये घुमंतु हो, इनका राजनीतिक रूप से कितना शोषण किया जाता है? क्योंकि आज भी जो मूलभूत सुविधाएं इनके पास नहीं है, उनका लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। बड़ी संख्या में ये चल रहा है आज भी कि रोडीलाल मीणा जैसे नेता अब सुझाव लेकर जा रहे हैं सरकार के पास कि इनका शोषण ना हो, इनका ये इस तरीके से विभाजित ना हो, धर्म परिवर्तन ना करें। इसके लिए हम एक वो सुझाव देते हैं कि जो भी अगर धर्म परिवर्तन कर लेगा उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसी चीजें इनको लुभा पाएंगी? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और राजनीति ये समाज को बांटती है जी। क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए नैतिकता का अभाव होने के कारण कोई सा भी रास्ता अपनाया जाए वह उचित है, इस प्रकार की मनोवृत्ति है बढ़ रही है। और उसके कारण से जो जो उचित बातें हैं उनका भी विरोध यह ऐसा होता है। संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से ये है कि केवल और केवल हिंदू समाज में कुछ जातियों के साथ में
यह भेदभाव हुआ है और उस भेदभाव के चलते, सामाजिक भेदभाव के चलते वो जातियां, वो समाज, ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से पैसे के बल पर, लालच के कारण से यह जो मतांतरण करने का प्रयत्न करते हैं और उसके पश्चात भी वो सारे लाभ लेना चाहते हैं और बाहर से ये कहते हैं कि हमारे मजहब में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ होता नहीं है, ऐसा झूठा बोल करके उनको मतांतरित करते हैं, उनका शोषण वहां होता है और उनको वो लाभ भी चालू रहता है, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार भी एक ये स्वतंत्र धर्म स्वतंत्र विधेयक इस प्रकार का ला रही है। उसमें इस प्रकार के सब प्रोविजन संभवतः होंगे ही। ऐसा देश के विभिन्न प्रांतों में भी ऐसा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश था, उसके बाद पश्चात महाराष्ट्र में हुआ है और कई स्थानों पर इस प्रकार के यह विधेयक आ रहे हैं। तो इन सब का परिणाम और उसके भी आगे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जो सामान्य समाज है उसको उन समाजों के प्रति अपनेपन का भाव यह बढ़ा करके उनके साथ में मेल जोल बढ़ाएंगे तो उससे यह जो जिस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही है उनको रोकथाम करने में आसानी रहेगी। जी, और कहीं ना कहीं संघ मजबूत करने के लिए आदिवासी समाज को तेजी से काम कर रहा है। कितनी गहराई से काम कर रहा है वो तो आप सुन ही चुके हैं सर के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में भी जो सवाल होंगे आदिवासियों को लेकर कि कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के जरिए मिल गए होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि इस काम को आप बहुत तेजी से आगे बढ़ाते रहें और जल्द से जल्द वो जो विकसित भारत का हम सपना देखते हैं जिसमें हर माध्यम, हर वर्ग विकसित नजर आएगा, वो जल्द से जल्द पूरा हो। नमस्कार। संवाद के लिए सनातन भारत महासंघ पर देखते रहिए आप ऐसे ही वीडियोस और बने रहिए हमारे साथ। सभी को नमस्कार।